देखो बेटा, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है कि जी करंट फ्लोइंग इन एनी कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड। जैसे हमने यहाँ कोई कंडक्टर कंसीडर कर लिया, ठीक है, ये हमने एक कंडक्टर कंसीडर कर लिया और इसको हमने इस बैटरी से जोड़ दिया। यहाँ एक बैटरी थी, उससे हमने क्या कर दिया, इसको कनेक्ट कर दिया। तो यूं कहा है इसके अंदर कि इस कंडक्टर के अंदर जो करंट फ्लो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, जो आपने यहां पोटेंशियल डिफरेंस से अप्लाई किया, ठीक है। तो मीन्स हम क्या कह देते हैं बेटा कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होता है। अब दूसरी चीज क्या है, कई बार बुक्स में आपने देखा होगा कि I/E/V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I लिख देते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, देखो कि I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V मींस करंट किसके ऊपर डिपेंडेंट है, V के ऊपर डिपेंडेंट है। इसका मतलब यहां पे क्या कह दिया कि हम इसलिए कह सकते हैं कि V किसके ऊपर डिपेंडेंट है, I के ऊपर डिपेंडेंट है। बट ऐसा एक्चुअल में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। जैसे हम बात करें कि अगर बेटा बाप पे डिपेंडेंट है तो जरूरी नहीं कि बाप बेटे के ऊपर डिपेंडेंट हो, ठीक है। तो वही काम यहां पे आ गया कि I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V है, तो I/E/V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। हम ये V जो ले रहे हैं यहां पे इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, ठीक है। यहां हमने जो कहा कि I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, इसके ऊपर डिपेंडेंट है। दूसरी बात, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है, यहां इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, जो इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है। तो हम इसको इस टाइप से रिलेट करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो दिस एम्प्लाइज V इज इक्वल टू, यहां पे क्या आ जाएगा बेटा, I इंटू में R आ जाएगा, ठीक है। R क्या है आपको पता ही है, क्या होता है R, यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है। R की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट है। V अपॉन I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। जब आप V और I का ग्राफ बनाओगे, ठीक है, जब आप किस चीज का ग्राफ बना रहे हो बेटा, V और I का ग्राफ बना रहे हो, ठीक है। एक एक्सिस पे V लिख रहे हो, एक एक्सिस पे हमने क्या लिख दिया, I लिख दिया, ठीक है। तो यहां अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे तो ये क्या आएगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगा। ये क्या शो कर रहा है, R इज इक्वल टू कांस्टेंट शो कर रहा है, ठीक है। और जो VI ग्राफ की स्लोप होगी, जो VI ग्राफ की स्लोप होगी, ठीक है, वो हमें किसकी वैल्यू बता रही होती है बेटा, रेजिस्टेंस की वैल्यू बता रही होती है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है स्लोप क्या होता है एक्चुअल में, टेंजेंट थीटा होता है। टेंजेंट थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर, ये वाली चीज डिवाइड बाई में क्या हो जाएगा, बेस, ठीक है। तो ये किसकी वैल्यू बताएगी, रेजिस्टेंस की। वैसे भी दो क्वांटिटी हैं V और I, उनके बीच का ग्राफ अगर डिवीजन में था तो जो नई फिजिकल क्वांटिटी आ रही थी वो क्या बता रही थी, स्लोप बता रही थी। क्लियर है बच्चे, तो ये हमारे पास रेजिस्टेंस आ जाएगा। अब दूसरी चीज जो हमने स्टडी की है कि V अपॉन I इज इक्वल टू R होता है, इसका हमें क्या प्रूफ है, ठीक है, प्रूफ। अब जो हमने ये ओम्स लॉ कहा है कि करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड। आगे जब तक हम ये वर्ड नहीं जोड़ेंगे, कीपिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, प्रेशर कांस्टेंट, ठीक है, ये चीजें हमने क्या रखनी पड़ेंगी बेटा, कांस्टेंट रखनी पड़ेंगी। जब तक हम इनको कांस्टेंट नहीं रखेंगे तब तक ओम्स लॉ की जो डेफिनेशन है दैट इज इनकम्प्लीट। क्लियर है बच्चे, तो यहां हम इसका प्रूफ लिख करेंगे। तो V अपॉन I इज इक्वल टू R होता है। तो V लेफ्ट हैंड साइड अगर हम मान के चलें और राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव कर दें, कांस्टेंट प्रूव कर दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, कांस्टेंट वैल्यू प्रूव हो जाएगी। तो V क्या होता है, जैसे आपने पढ़ा है E डिवाइड बाई L, E इज इक्वल टू V बाई L, पढ़ा था आपने, ठीक है। तो V किसके इक्वल हो जाएगा, E इंटू L आ जाएगा, ठीक है, डिवाइड बाई में I आपने पढ़ा है करंट
और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के अंदर रिलेशन I इज इक्वल टू ए एन ई वी डी हमने पढ़ा है, ठीक है। अब उसके बाद ई एल डिवाइड बाई ए एन ई वी डी की वैल्यू, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू याद है आपको, ई टाउ डिवाइड बाई में एम आई थी, है ना। वी डी की वैल्यू माइनस का था, वो वहां पे मैग्नीट्यूड ले रहे हैं यहाँ पे हम, ई डिवाइड बाई एम इंटू में टाउ आई थी। तो अब ई से क्या आ जाएगा, ई कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा हमारे पास, एम एल डिवाइड बाई में ए एन ई स्क्वायर टाउ, ठीक है। अब इसको हम कांस्टेंट कैसे प्रूव करेंगे, ठीक है। एम है मास, मास क्या है बेटा, किसी भी मटेरियल का कांस्टेंट है, हमने क्या लिख दिया, मास को कांस्टेंट लिख दिया। एल है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, कांस्टेंट है, ये भी हम जो भी कंडक्टर आपने कंसीडर किया उसकी एल लेंथ थी, तो वो भी क्या थी हमारे पास, कांस्टेंट थी। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो भी यहां था, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो भी क्या था, इसका कांस्टेंट था, ठीक है। अब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बात रहेगी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की और टाउ की, क्लियर है बच्चे, ठीक है। ई क्या है, चार्ज था, एलिमेंट्री चार्ज था, ठीक है। अब ये भी क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, और उसकी वैल्यू पता है आपको 1.6 इंटू 10⁻19 हो। अब उसके बाद n है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये भी किसी कंडक्टर के अंदर किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे क्या रहते हैं बेटा, कांस्टेंट रहते हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो भी क्या है, कांस्टेंट है। अब हमने एक बात बोली थी कि जब तक हम कीपिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस कांस्टेंट नहीं कहेंगे तब तक ये जो बातें हैं, ये जो ओम्स लॉ है, तब तक क्या बेटा, इनकम्प्लीट है। अगर हमारे पास हम मान लिया कि टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, तो टेम्परेचर अगर कांस्टेंट नहीं है तो हमने पढ़ा था जो स्पीड थी वो क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे उनकी स्पीड क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। और अगर स्पीड फास्ट हो गई तो रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मींस इस टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारे पास से, इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है बच्चे बात। तो हमें तब तक, जब तक हम टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं रख रहे हैं, एनवायरमेंटल कंडीशंस को कांस्टेंट नहीं रख रहे हैं, तब तक इसका मतलब क्या है कि हम रेजिस्टेंस को कांस्टेंट प्रूव नहीं कर सकते, इस वैल्यू को हम कांस्टेंट प्रूव नहीं कर सकते, ठीक है। जब हमने क्या कर दिया, टेम्परेचर कांस्टेंट रख दिया, तो ये वाली क्वांटिटी भी क्या आ जाएगी बेटा, कांस्टेंट आ जाएगी। जब सारी क्वांटिटी कांस्टेंट होगी तो इसका मतलब वो क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, और उस कांस्टेंट वैल्यू को हमने किस चीज का नाम दे दिया, आर का नाम दे दिया। क्लियर बच्चे, ठीक है। तो हमारे पास आर की एक वैल्यू आ गई जिसको आप याद रखोगे कि ml डिवाइड बाई ए एन ई स्क्वायर टाउ होती है, ठीक है। ये हमारे पास रेजिस्टेंस की क्या है बेटा, एक पर्टिकुलर वैल्यू है जो आपने याद रखनी है। अब उसके बाद एक चीज हमने और भी पढ़ी हुई है कि जो रेजिस्टेंस है, लोअर क्लासेस में हमने पढ़ा था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, तो इसलिए हमने R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए कर दिया था। क्लियर बच्चे, तो R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए कर दिया। अब इसको जब आप कंपेयर करोगे, एक इक्वेशन ये आ गई हमारे पास, एक इक्वेशन ये आ गई हमारे पास, ठीक है। तो इन दोनों को जब आप कंपेयर करोगे तो रो एल बाई ए, रो क्या था ये यहाँ पे, रेजिस्टिविटी, क्या था बच्चे, रेजिस्टिविटी, रो क्या था, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी पता है ना क्या होती है, रेजिस्टिविटी यूनिटी डेफिनेशन से बन जाएगी हमारे पास कि जो रेजिस्टिविटी है वो किसके इक्वल हो जाएगी, रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाएगी। कब, जब लेंथ भी कितनी हो, 1 हो, और एरिया भी कितना हो, 1 हो, ठीक है। तो जो रेजिस्टिविटी है एक्चुअल में, जो रेजिस्टिविटी है वो एक्चुअल में क्या है बेटा, एक मटेरियल कंसीडर किया आपने जिसकी लेंथ कितनी हो, 1 मीटर हो मान लिया, और एरिया भी कितना हो, 1 मीटर स्क्वायर हो, तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा, उस
पीस का, उस टुकड़े का जो रेजिस्टेंस होगा उसको हम क्या बोलते होते हैं बेटा, रेजिस्टिविटी बोलते होते हैं। तो जो रेजिस्टिविटी है वो लेंथ के ऊपर और एरिया के ऊपर, इन चीजों के ऊपर डिपेंड नहीं करती होती है, क्योंकि ये पोर्शन हमने क्या कर रखा है, स्पेसिफाई कर रखा है, इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोल देते हैं। मींस उस पीस का रेजिस्टेंस भी बोल देते हैं, जिसकी लंबाई कितनी हो, 1 मीटर हो, और जो एरिया है वो कितना हो, 1 मीटर स्क्वायर हो। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोल देते हैं। ये डायमेंशंस के ऊपर डिपेंड नहीं करती होती है, ठीक है। तो अब हम इसकी बात करें तो रो इज इक्वल टू एल, रो एल बाई ए हो गया, तो एल से क्या हो जाएगा, एल कैंसिल, ए से क्या हो जाएगा, ए कैंसिल, तो हमारे पास रेजिस्टिविटी आ जाएगी एम डिवाइड बाई में एन ई स्क्वायर टाउ, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी किस चीज के ऊपर डिपेंडेंट है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब डायमेंशंस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, डायमेंशंस के ऊपर डिपेंडेंट ये नहीं है, किस चीज के ऊपर डिपेंडेंट है, ये भी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट है। तो जैसे इसके अंदर रेजिस्टेंस को हम इसके अंदर भी टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे थे तो रेजिस्टेंस के अंदर चेंज आ रहा था, सेम पैटर्न में रेजिस्टिविटी के अंदर भी टेम्परेचर जैसे ही चेंज करेंगे उसके अकॉर्डिंग चेंज आएगा। यहाँ क्लियर है बच्चे। तो इसकी रेजिस्टिविटी की यूनिट अगर मेजर करो, भाई किस चीज में मापेंगे हम इसको, तो R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए है, तो रो क्या आ जाएगा हमारे पास, आर ए डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस की क्या होती है, ओम, एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई एल है लेंथ, तो मीटर से ये आ जाएगा, तो हमारे पास यूनिट क्या आ जाएगी इसकी, ओम मीटर आ जाएगी। क्लियर है बच्चे, ठीक है। तो इसकी मेजरिंग यूनिट क्या आ जाएगी हमारे पास, ओम मीटर आ जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास ये जो पैरामीटर हैं R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए, R इज इक्वल टू एम एल बाई ए एन स्क्वायर टाउ, ये पैरामीटर हमें, ये जो रिजल्ट्स हैं हमें डायरेक्ट एज इट इज याद होने चाहिए, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि मान लिया हमारे पास एक पीस था, ठीक है, और इसका एरिया ए था, और इसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा था वो इस डायरेक्शन में हो रहा था, ठीक है। तो एल इसकी लेंथ थी, अगर हम इसका रेजिस्टेंस मेजर करें तो रेजिस्टेंस क्या होगा इसका, रो, इसकी रेजिस्टिविटी मान लेते हैं, रो इंटू एल डिवाइड बाई में ए हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सी बात है। अब जो चीज नोट करने लायक है वो करंट की डायरेक्शन, अगर करंट मान लिया इस डायरेक्शन में ही फ्लो हो रहा था, करंट क्या हो रहा था बेटा, इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा था, क्लियर है, ठीक है। तो जो लेंथ ली हमने, लेंथ ली जो हमने वो कौन सी ली है, जो एलोंग थी, जो एलोंग थी वो लेंथ हमने कंसीडर की है, मींस यही लेंथ हमने कंसीडर की है, क्योंकि करंट की डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो जिस डायरेक्शन में आई सेम और लेंथ भी क्या है, सेम, लेंथ की डायरेक्शन भी क्या है, वही है, जो लेंथ की डायरेक्शन है वही क्या है, करंट की डायरेक्शन। अब जो एरिया हमने कंसीडर किया वो करंट की डायरेक्शन के जो हमने क्रॉस सेक्शनल एरिया कंसीडर किया है, ठीक है। यहाँ एरिया वेक्टर नहीं मान के चल रहे हैं, एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया जो प्लेन है वो मान के चल रहे हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया का यहाँ पे हम क्या मान के चल रहे हैं, प्लेन मान के चल रहे हैं। तो उस एरिया, वो एरिया क्या है, इसके परपेंडिकुलर है, एरिया क्या है बेटा, परपेंडिकुलर है किसके, करंट के। क्लियर है बच्चे। तो जो एरिया है इसमें हम देखेंगे कि परपेंडिकुलर वाला लेंगे और जो लेंथ है वो क्या लेंगे, इस करंट की डायरेक्शन वाली लेंगे, ठीक है। क्लियर है बात। अब हम एक क्यूबॉइड कंसीडर कर लिया जैसे, ठीक है, इलस्ट्रेशन 1 मान लो, इसको इलस्ट्रेशन 2, जैसे ही हमने क्या कर लिया, एक क्यूबॉइड कंसीडर कर लिया इस टाइप से, ठीक है। ये हमने ए मान लिया, ये हमने बी मान लिया और ये हमने सी मान लिया। क्लियर है बच्चे, ठीक है। या ये बी हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, ये क्या हो गया, सी हो गया। अब जो करंट फ्लो हो रहा है इसके अंदर
वो मान लिया ऐसे फ्लो हो रहा है, जो करंट फ्लो की डायरेक्शन है वो कुछ इस टाइप से है, मींस इस टाइप से इस क्यूब के अंदर करंट फ्लो हो रहा है। तो हमने पूछा कि व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बताना है आपने, इसका क्या होगा। तो रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा, रो इंटू एल बाई ए, है ना, रो इंटू एल, एल कौन सी, जो ये लेंथ है ये वाली, ठीक है, ये वाली लेंथ कौन सी है, ए, तो ए ले लिया हमने, डिवाइड बाई में एरिया, एरिया कौन सा, ये वाला जो इसके परपेंडिकुलर, ये करंट फ्लो की डायरेक्शन है इसके, ये जो परपेंडिकुलर है, तो ये परपेंडिकुलर एरिया क्या आ जाएगा, बी इंटू सी आ जाएगा। क्लियर है बच्चे बात, ठीक है। अगर हम बात करें सेकंड केस के अंदर, सेकंड केस में क्या कंसीडर कर लिया हमने कि यहां से ऐसे अंदर की तरफ, ऐसे अंदर की तरफ क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो उन इन दैट केस यहां मान लिया हमने कि I1 था, I1 इसमें फ्लो हो रहा था, तो R1 निकाल दिया हमने, यहां पे ये I2 है जो ऐसे फ्लो हो रहा है, ठीक है, ऐसे फ्लो हो रहा है। तो उस केस में रेजिस्टेंस बताना आपने, R2 किसके इक्वल आ जाएगा, R2। अब लेंथ कौन सी कंसीडर करोगे आप, लेंथ ये वाली जो अलोंग दी करंट है, अलोंग दी करंट कौन सी आ गई, B आ गई, है ना, अलोंग दी करंट मतलब जेड डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में कौन है, B है, ठीक है। तो जेड डायरेक्शन में क्या मान ली बेटा हमने, लेंथ B आ जाएगी, रो इंटू क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, ठीक है। डिवाइड बाई में एरिया कौन सा कंसीडर करोगे आप, एरिया जो इस करंट के परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर एरिया कौन सा है, ये वाला है, ये वाला क्या आ जाएगा, ए और सी, ए इंटू सी आ जाएगा। तो जो R2 की वैल्यू आ गई रो B डिवाइड बाई में AC आ जाएगी। क्लियर है बच्चे, ठीक है। अगर नहीं क्लियर हो रहा है, जैसे हमने ये मान लिया, ठीक है, ये क्यूबॉइड है मान लिया, क्लियर है। तो इसके अंदर ये डायरेक्शन हमने ये A मान ली, ये हमने B मान ली, और ये जो मान ली हमने, ये क्या मान ली हमने, C मान ली, ठीक है बेटा। तो ये हो गया हमारे पास A B और C हो गया। तो पहले केस में क्या था कि अगर करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, इसके अंदर करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो उस केस में क्या हुआ, उस केस में क्या होगा, करंट की डायरेक्शन ये है, तो लेंथ क्या लेंगे हम, करंट की डायरेक्शन के वाली, तो करंट की डायरेक्शन के अलोंग कौन सी है, लेंथ ए हो गया। तो R1 क्या आ गया, रो इंटू ए, एल आ गई हमारे पास, इंटू में डिवाइड बाई में एरिया, एरिया कौन सा, जो इस करंट की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है, ये वाला क्रॉस सेक्शन लेंगे हम, तो ये वाले क्रॉस सेक्शन का एरिया क्या आ जाएगा हमारे पास, ये सी थी और ये बी थी, तो ये सी थी और ये बी थी, तो इसका एरिया क्या आ जाएगा, बी इंटू सी आ जाएगा, वो हमने लिख दिया R1 इक्वल टू रो ए बाई में BC। अब सेकंड जो चीज है वो क्या कह दिया इसने कि जो एरिया है, जो करंट है वो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, करंट अगर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो लेंथ कौन सी हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी, ये वाली कौन सी लेंथ ले रखी है हमने, B लेंथ ले रखी है, तो ये वाली B होगी, तो रो इंटू बी डिवाइड बाई में AC, करंट ये है तो उसके डायरेक्शन का परपेंडिकुलर जो एरिया होगा, करंट फ्लो इस डायरेक्शन में है तो इसके परपेंडिकुलर ये वाला है, ठीक है, तो A इंटू में C ये आ जाएगी, C ये है और A ये, तो ये एरिया कंसीडर कर लेंगे हम, ठीक है। क्लियर बच्चे। अब अगर करंट ऐसे फ्लो हो रहा होता, करंट की डायरेक्शन क्या मान ले हम, ऐसे मान लें कि करंट कैसे फ्लो हो रहा है, ऐसे फ्लो हो रहा है, इसको हमने I3 का नाम दे दिया, ठीक है। तो इन दैट केस R3 क्या हो जाएगा, रो इंटू लेंथ क्या होगी अब C, ये वाली, तो C डिवाइड बाई में एरिया, एरिया ये परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर ये हुआ एरिया, तो ये वाला एरिया कंसीडर कर लेंगे हम, ये वाला एरिया कंसीडर कर लेंगे हम, तो क्या आ जाएगा ये हमारे पास A इंटू बी आ जाएगा। क्लियर बच्चे, ठीक है। तो इस टाइप से हमें रेजिस्टेंस को देखना आना चाहिए कि करंट ऐसे फ्लो हो रहा है तो रेजिस्टेंस ऐसे आएगा, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है तो रेजिस्टेंस ऐसे आएगा, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है तो रेजिस्टेंस से ऐसे आएगा, ठीक है। जैसे हम एक और एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे मान लिया
ये एक होलो सिलेंडर है, ठीक है। इसकी इनर रेडियस हमने R1 मान ली और आउटर रेडियस हमने क्या मान ली बेटा, R2 मान ली, ठीक है। अब जो करंट फ्लो हो रहा है इसके अंदर वो ऐसे फ्लो हो रहा है, मींस ऐसे इस डायरेक्शन में, मान लिया कि वो इस डायरेक्शन में करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। तो करंट यहां तो होल वाला पार्ट है, तो इसका मतलब कहां से गया होगा, यहां से गया होगा और यहां से गया होगा, ठीक है। तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना बेटा कि इसके अंदर कितना सारा रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हुआ होगा। तो R इज इक्वल टू, ये हमने क्या मान ली बेटा, इसकी L लेंथ मान ली, रो इंटू L, करंट की डायरेक्शन वाली लेंथ लेनी हमने, तो L डिवाइड बाई में एरिया जो इसके परपेंडिकुलर है, मतलब ये डायरेक्शन है और ये क्या है इसके परपेंडिकुलर वाला है, तो ये क्या आ जाएगा, पाई R2 स्क्वायर माइनस में R1 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, रो की वैल्यू आ जाएगी। अब अगर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा होता, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा होता, ऐसे फ्लो हो रहा होता, ठीक है, तो क्या होता, वही है डायमेंशन, वही है कि ये इनर रेडियस R1 है, आउटर रेडियस R2 है और लेंथ क्या है इसकी L है और I इसके अंदर क्या हो रहा है बेटा, करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो इन दैट केस R की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है, ठीक है, करो।